हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेडियो ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने नॉन मेटल और मेटल, धातु और अधातु को अच्छी तरह से खत्म कर लिया था। आज हम लोग चौथा अध्याय कार्बन एवं उनके यौगिक शुरू करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है, और अपने भाई दोस्त तक भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा व्यू आता है उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर फ्री में सारे कंटेंट आपको दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि पिछले अध्याय में हमने अनेक ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि पिछले अध्याय में हम लोग ऐसे ऐसे यौगिक के बारे में पढ़े हैं जो हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे वाटर है और सब है, अमोनिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अध्याय में हम कुछ अन्य रोचक यौगिकों और उनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि इस अध्याय में हम लोग कुछ अलग यौगिक और उनके गुणधर्म के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ हम एक तत्व के रूप में कार्बन का भी अध्ययन करेंगे। तत्व के रूप में कार्बन का भी अध्ययन करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग कार्बन और उनके यौगिक, उनका क्या क्या यूज है, वो कैसे कितना परसेंट वो एटमॉस्फेयर में है, कितना भूप्रकृति में है, ये सब सारा अध्ययन कार्बन के बारे में विशेषकर हम लोग करने वाले हैं, जिसका हमारे लिए तात्विक एवं संयुक्त दोनों रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तात्विक एवं संयुक्त मतलब क्या हुआ? तात्विक मतलब या तो कार्बन तत्व होगा या तो संयुक्त मतलब कंपाउंड के रूप में उनका यूज होगा। देखिए आगे कह रहा है कि आपके द्वारा भरी हुई उपरोक्त सारणी के अंतिम स्तंभ में आगे वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से देखिए। हाँ, आपके द्वारा सूचीबद्ध की गई भोजन, कपड़े, दवाएं, पुस्तक आदि अनेक वस्तुएं इन सर्वतोमुखी तत्व कार्बन आधारित होती है। कह रहे हैं कि आप जितना, जैसे भोजन है, कपड़ा है, दवाई है, पुस्तक है, ये सब में क्या है, कार्बन उपस्थित है। इसके अतिरिक्त सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती है। जितना भी सजीव संरचना है वो किस पर आधारित होता है, कार्बन पर आधारित होता है। भू प्रपर्टी एवं वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है। भू प्रपर्टी और वायुमंडल, आपको पता होगा कि भू प्रपर्टी हुआ जमीन वाला और वायुमंडल हुआ ऊपर में उपस्थित होता है। भू प्रपर्टी खनिज जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं के रूप में 0.02% कार्बन उपस्थित होता है। भू प्रपर्टी में कितना परसेंट कार्बन उपस्थित होता है, 0.03। याद रखिएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन वो बनाना चाहेगा, क्योंकि वायुमंडल पे सबको पता है कि 0.03% होता है, लेकिन भू प्रपर्टी पे बहुत कम लोगों को पता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन बन जाए कि भू प्रपर्टी में कार्बन का परसेंटेज क्या है, तो 0.02% है। याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल में 0.03, ये तो सबको पता ही होगा, उपस्थित है। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व है। कहता है कि भू पर मतलब अल्प प्रकृति में इतना कम मात्रा में, आप सोचिए कि मात्र 0.02% है कार्बन भू प्रकृति में, और 0.03 है कितना वायुमंडल में। फिर भी इसका क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है कि नहीं, कार्बन तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम कार्बन के इन गुणों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण कार्बन इतना महत्वपूर्ण है। कह रहे इस अध्याय में हम लोग यही जानेंगे कि ऐसा कौन सा गुणधर्म है कार्बन के पास जो उसको इतना इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण बना देता है हमारे जीवन के लिए। आगे देखिए, कह रहा है कि कार्बन में आबंधन, सहसंयोजी आबंध। कार्बन में आबंधन मतलब कार्बन में किस तरह का बंधन है, तो सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी बंधन है। पिछले अध्याय में हमने आयनिक यौगिक के गुणधर्म का अध्ययन किया। पिछले अध्याय में हम लोग क्या किए, आयनिक यौगिक के गुणधर्म का अध्ययन किया। हमने देखा कि आयनिक यौगिक का गलनांक एवं कथनांक उच्च होता है। क्या बताए थे आपको, गलनांक कथनांक क्या होता है, आयनिक यौगिक का उच्च होता है और वो ठोस होते हैं, तथा ये विलयन अथवा गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ये किस अवस्था में विद्युत का चालन करता है, गलित या विलयन अवस्था में। हमने देखा कि आयनिक यौगिकों में आबंधन की प्रवृत्ति इन गुणधर्मों की व्याख्या करती है। आयनिक यौगिक में क्या होता है, उसका आबंध के हिसाब से ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, हमने देखा कि आयनिक यौगिकों में आबंधन की प्रवृत्ति, प्रकृति इन गुणधर्मों, ये जो आप देख रहे हैं कि वो विद्युत का चालन गलित अवस्था में कर रहा है या फिर उसका गलनांक और कथनांक उच्च होता है, ये किस पे निर्भर कर रहा है, ये उसके आबंधन पर निर्भर कर रहा है। मतलब उसके दो यौगिक के बीच में क्या है, बॉन्ड, उसके बीच में जो बॉन्ड है वही निर्धारित कर रहा है कि वो क्या होगा, गलनांक कथनांक उच्च होगा कि निम्न होगा, ठीक है, या फिर वो गलित अवस्था में विद्युत चालन करेगा। जैसा कि हमने अध्याय 2 में देखा, अधिकांश सारणी 1.9 कार्बन की कुछ यौगिक का गलनांक कथनांक, ये इसके बारे में कह रहा है, गलनांक और कथनांक। ठीक, क्लोरोफॉर्म का भी देख लीजिएगा, पूछ देता है इसका। जैसा कि हमने अध्याय 2 में देखा, कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते। कार्बन का यौगिक क्या होता है, कार्बन से जो यौगिक बनेगा ना, वो विद्युत का अच्छा चालक नहीं होगा, मतलब उतना अच्छा से उसमें विद्युत फ्लो नहीं होगा, कम होगा।
उपरोक्त यौगिकों के कथनांक एवं गलनांक जो कि आयनिक यौगिकों के कथनांक एवं गलनांक की तुलना में काफ़ी कम है। इसका गलनांक और कथनांक जो है वो आयनिक यौगिक की तुलना में क्या है, बहुत कम है। इसके आंकड़ित आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं है। कह रहा है क्या कि हम देख रहे हैं कि आयनिक यौगिक के कंपैरिजन में जो ये हमारा कार्बन का यौगिक है ना, इसका गलनांक और कथनांक बहुत कम है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, इससे क्या अंदाजा लगा या अनुमान लगा सकते हैं कि इसके बीच में जो कार्बन का यौगिक जो बनेगा, इसके बीच में जो बंधन बनेगा ना, उसमें आकर्षण बल उतना अधिक नहीं होगा जितना आयनिक बल में होता है। ठीक है, क्योंकि अधिकांशतः ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन यौगिकों के आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन की यौगिक जो है वो विद्युत के क्या है, कुचालक है, इसलिए इससे तो ये पता चल गया कि दोनों जब बंधन बनाएगा तो उसमें कोई आयन का उपस्थिति नहीं होगा। ठीक है, उत्पत्ति नहीं होगा, क्योंकि अगर आयन का उत्पत्ति होता तो विद्युत का क्या हो जाता, सुचालक होता है। तो ये सब जानकारी आपको किससे मिलेगा, ये सब जानकारी आपको दो तत्वों के बीच किस तरह का बंधन के बाद वो यौगिक बनाया है, ये उस पर डिपेंड करता है। कि आयनिक यौगिक है तो उसका गलनांक कथनांक उच्च हो जाएगा, सहसंयोजन बंधन के साथ अगर बना हुआ है कार्बन के साथ तो उसका क्या होगा, गलनांक और कथनांक निम्न हो जाएगा। ठीक है, और विद्युत का भी वो सुचालक नहीं रहेगा। कक्षा 9 में हमने विभिन्न तत्वों की संयोजन क्षमता और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर इनकी निर्भरता के बारे में अध्ययन किया है। कक्षा 9 में हम लोग कर चुके हैं किस पे, स्वसंयोजन क्षमता और संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हम जब 9 क्लास पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझा देंगे आपको। अब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे। कार्बन की परमाणु संख्या कितना है, 6 है। याद रखिएगा, कार्बन की परमाणु संख्या कितना है, 6 है। कार्बन की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा, इसका परमाणु संख्या 6 है, इसका विभिन्न कक्षा जो होता है LMN, ये सब में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा। कार्बन में कितनी संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना होगा। हम जानते हैं कि बाहरी कोश में पूरी तरह से भर देने अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है। क्या कह रहा है कि तत्वों की अभिक्रियाशीलता, आप देखिए गलनांक कथनांक के लिए उसके बीच का बंधन, विद्युत चालकता के लिए उसके बंधन का निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि अभिक्रियाशीलता अगर हमको चेक करना है तो उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा कि उत्कृष्ट गैस पाने के लिए उसका वो क्या करता है। ठीक है, प्राप्त करने की प्रवृत्ति या त्याग देने की प्रवृत्ति उसका क्या है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करके या कितना इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या बना लेगा, ये अष्टक पूरा कर लेगा, अपना बाहर कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा। इसी पे तो उसका क्रियाशीलता डिपेंड करेगा। तो वही कह रहा है, आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उसका ह्रास करके इसे प्राप्त करते हैं। आयनिक यौगिक क्या करता है, या तो प्राप्त करेगा या तो ह्रास करेगा, टोटली वो छोड़ देगा, या तो टोटली दे देगा या टोटली ले लेगा। आयनिक यौगिक क्या करता है, या तो पूरा इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को या तो पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, इसी हिसाब से ना वो बंधन बनाता है। उसको ये नहीं होता है कि थोड़ा सा दे देंगे थोड़ा सा हम उससे ले लेंगे, नहीं, पूरा दे देगा वो। तो यही कह रहा है, कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना होगा या खोने की आवश्यकता होगी। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का बाहरी, कार्बन का जो बाहरी कक्षा है ना, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होता है। उसको अगर उत्कृष्ट गैस, जिसको इनर्ट गैस कहते हैं, उसका संरचना पाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो 4 देना पड़ेगा या तो 4 लेना पड़ेगा, तभी ये ऐसा कर सकता है। यदि ले चला करना या खोना हो तो कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन यदि प्राप्त करना है या खोना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4 पे पावर -4 ऋणायन बना सकता है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बना लेगा। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो जाता है। देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले पाता है, ध्यान से समझिए कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में सबसे आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया, इसका अष्टक पूरा हो गया, इसका काम हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन जब ले रहा है ना तो C पे 4- ऐसे हो रहा है। लेकिन एक ऐसा तत्व जिसका कि प्रोटॉन 6 ही है, ठीक है, और वहां पे अगर 10 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 6 तो इलेक्ट्रॉन था, 4 बाहर से ले लिया, 10 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये थोड़ा सा धारण करना, मतलब उसको स्टोर करके रखना, होल्ड करके रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये नहीं संभव है। ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C+ धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कह रहा है कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन खो देगा, 2 पॉसिबिलिटी, या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन खो देगा। 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, प्रोटॉन 6 ही रहेंगे।
तो वो भी उस स्थिति में भी ये होल्ड करके नहीं रख सकता है, क्योंकि 6 ही प्रोटॉन रहेगा इसके पास, थोड़ा सा मुश्किल होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये 6 का 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे और पूरी तरह से क्या आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए, पॉजिटिव वे में आ जाए, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका जो है ना, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन वाले नाभिक के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक, तो अगर वो 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो 2 ही वाला बना सकता है। वो 2 वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक बनाने के लिए जो है ना, इतना ज्यादा ऊर्जा का आवश्यकता हो जाएगा इसको कि वो भी प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो आगे क्या करेगा वो जानना जरूरी है। कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ सहसंयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। अब कार्बन क्या कर रहा है, जब कार्बन ये दिमाग में लगाया कि ना हम 4 किसी को दे पाएंगे, जब 4 किसी से ले पाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई, होगा कि नहीं होगा। लेकिन बंधन तो बनाना है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, सहसंयोजन कर देता है। 4 ये अपना थोड़ा सा दे देगा, 4 उससे ले लेगा और दोनों आपस में मिलजुल के क्या करेगा, सरकार बना लेगा। आपको अगर पूरा बहुमत नहीं आया उस केस में क्या करेंगे, आप ऐसा सुने होंगे कि एनडीए का सरकार बना, बीजेपी का नहीं बना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि बीजेपी को फुल बहुमत नहीं ला पाया। फुल बहुमत आधा सीट से ज़्यादा लाना पड़ता है, तो अगर उतना नहीं ला पाया तो आप क्या करेंगे, दूसरे से मदद लेनी होगी। दूसरे को अपने सरकार में मिलाएंगे कि जी थोड़ा सा मंत्रालय आपको भी दे देंगे, थोड़ा सा हम भी रख लेंगे। ठीक उसी तरह कार्बन भी करता है, जब वो यौगिक बनाता है तो अपना 4 दे देता है, दूसरे से 4 ले लेता है, तो इस तरह से उसका क्या होता है, अष्टक पूरा हो जाता है। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक तत्व भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। कह रहा है कि केवल कार्बन ही नहीं, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो इस तरह से क्या करता है, अणुओं का निर्माण कर देता है इलेक्ट्रॉन साझा करके। जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणु के बाहरी कोश में ही रहते हैं। जिन इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी किया जाता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, बाहरी कोश में ही रहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका भी बाहरी कोश में रहेगा, उसका भी बाहरी कोश में रहेगा, तब ना दोनों का अष्टक पूरा होगा। जिससे ये ले रहा है और जिसको ये दे रहा है, दोनों का अष्टक पूरा होना चाहिए। तो ये कह रहा है हम बाहरी कोश में ही रहते हैं ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपसे क्वेश्चन ये भी बन जा सकता है कि सहसंयोजन बंधन में जब इलेक्ट्रॉन साझा किया जाता है तो वो किस कक्षा में होता है, तो वो कहाँ होता है, बाहरी कक्षा या बाहरी कोश में होता है। ध्यान रखिएगा। तथा इनके परिणाम फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। क्या हो जाता है इसके हिसाब से, दोनों को जो है उत्कृष्ट गैस प्राप्त हो गया, इसको भी 8 हो गया, उसको भी 8 हो गया। इसको ऐसे समझिए कि एक समोसा 20 रुपए का है, ठीक है, आपको खाने की बहुत तलब है लेकिन आपके पास 10 ही रुपया है, 10 रुपये आपके दोस्त के पास है, तो आप क्या करेंगे, उससे भी 10 लेंगे, अपना भी 10 मिलाएंगे, 20 रुपये में समोसा ले लेंगे। क्योंकि 10 में तो वो देने से रहा, 10 में ना आपको देगा ना उसको देगा, तो 20 में एक समोसा ले लिया और आधा आप खा लिया, आधा दोस्त खा लिया, तो दोनों का पेट थोड़ा थोड़ा बढ़ गया। तो उसी तरह कह रहा है कि उत्कृष्ट परमाणु गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त कर देते हैं। इसके फलस्वरूप दोनों प्राप्त कैसे कर लेते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन इसका भी हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन उसका भी हो जाएगा, क्या कि दोनों क्या कर रहा है, साझा कर रहा है। तो इस स्थिति में दोनों अष्टक पूरा कर लेते हैं। कार्बन के यौगिक की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने कुछ समान अणुओं को समझते हैं। कह रहा है कि कार्बन के यौगिक का हम चर्चा करें उससे पहले इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने कुछ अन्य समान अणुओं, कुछ और अणु जो इलेक्ट्रॉन के साझा करके बने हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। उससे क्या होगा, कार्बन के बारे में जानने में क्या होगी, काफी आसानी होगी। देखिए क्या कह रहा है, इस तरह से बने अणुओं में सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन का है। सहसंयोजन बंधन से बना जो अणु है उसमें सबसे सामान्य अणु कौन सा है, हाइड्रोजन का, ये वाला हाइड्रोजन। देखिए ये भी अपना बाहरी इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी अपना बाहरी इलेक्ट्रॉन दिया, और दोनों के बाहर को उसमें कितना बन गया, 2 बन गया कि नहीं, 2। तो ये इनर्ट गैस जैसा संरचना ले लिया और दोनों में अष्टक पूरा हो गया, मतलब दोनों में 2 आ गया। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लिया। इस तरह से बने अणुओं में सबसे समान अणु हाइड्रोजन का है। जैसा कि आपने पहले अध्ययन किया है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, अथवा इसके K सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तथा K कोश को भरने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। बाह्यतम कक्षा जो K कोश है, ठीक है, उसे इसमें इसका 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसको भरने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो क्या करता है, दूसरे तत्व के साथ साझेदारी कर लेता है। उसके बाद इसके पास 1, दूसरे के पास 1, दोनों को मिलाकर 2 हो जाता है। इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हाइड्रोजन के अणु बनाते हैं। 2 परमाणु क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन साझा कर लेता है, मतलब शेयरिंग कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, एक हाइड्रोजन का अणु बन जाता है। इसलिए आप देखे होंगे कि H2 लिखा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है। इसके बाहरी K कोश जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया और ये अणु बना लिया H2।
परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है। जिसके बाद क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये एक परमाणु दिया, इलेक्ट्रॉन दूसरा परमाणु दिया, उसके बाद इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसके वो किसके जैसा इनर्ट गैस जैसा संरचना पा लिया, तो हीलियम जैसा। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि हाइड्रोजन अणु साझा करके कौन से अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त कर लेता है, तो वह हीलियम जैसा अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर लेता है। के को 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे देखिए, संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम बिंदुओं अथवा क्रॉस का उपयोग कर सकते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, क्रॉस और बिंदु का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच सहसंयोजी एक आबंध बनाते हैं। इसमें कौन सा आबंध बनाता है, सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। इस आबंध को 2 परमाणुओं के बीच एक रेखा के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है, जैसा कि 4.2 ये वाला रेखा, ये वाला ये कर रही है, ये दोनों क्या करता है ऐसे, या फिर ये वाला, दोनों के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 पूरा हो गया, और इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं रेखा के द्वारा, वही कह रहा है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट है कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है, 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता क्या होगी, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और सहसंयोजकता क्या होगा, ये अगर आप निकालने जान रहे हैं तो आराम से निकाल के दिखाइए, नहीं तो मैं जब 10th क्लास का साइंस पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको अच्छी तरह से ये समझा दूंगा। क्लोरीन द्विपरमाणुक अणु है। देखिए ये 17 का क्वेश्चन जो है ना, इस बार टीजीटी साइंस में आया था कि कौन द्विपरमाणुक है, कौन चतुर्परमाणुक है या बहुपरमाणुक है। क्लोरीन द्विपरमाणुक है, मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन कैसे पाया जाता है, Cl2 के फॉर्म में। हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक है, द्विपरमाणुक मतलब 2, उसमें क्या अणु मिला हुआ है, 2 अणु मिला हुआ है, सॉरी 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनाया है कि नहीं, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्विपरमाणुक कहेंगे। परमाणु कितना है यहाँ देखिए, हिंदी में ही समझ लिए, द्वि मतलब 2, परमाणुक मतलब परमाणु, 2 परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। क्या आप इन अणुओं के इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना बना सकते हैं, याद रखिए केवल संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन को ही चित्रित करने की आवश्यकता होती है। देखिए कह रहा है कि जब उसको आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका बनाएंगे, बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो सिर्फ बाह्यतम कक्षा का ही इलेक्ट्रॉन को दर्शाइए, अंदर वाले दर्शाने की कोई आवश्यकता। देखिए आगे क्या कह रहा है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच द्विआबंध का बनना दिखाई देता है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच द्विआबंध का बनना दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु के L कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है तथा इसे अष्टक पूरा करने 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या पहले कितना है ऑक्सीजन का, दिमाग में ये रखिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या है कितना, तो 8 है। इसके L कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ बाहरी कोष कहीं दिखाया गया, यहाँ देखिए दिखाया गया डबल बॉन्ड, यही बोल रहा था कि रेखा के द्वारा, डबल बॉन्ड के द्वारा। तो इसको जब 6 है तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता होगा, तब इसका 8 पूरा होगा। तो ये क्या करता है, द्विबंध बना लेता है। द्विबंध मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन का साझा वो करेगा। इसे अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अतः ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, जिसे हम चित्र संरचना में अनुसार संरचना प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करेगा, जिसको 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत होगा तो 1 करेगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 3 का जरूरत होगा तो 3 भी करेगा। ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के द्वारा प्रदान किए गए 2 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के 2 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसे 2 परमाणु के बीच द्विआबंध बनना कहते हैं। इसे 2 परमाणुओं के बीच क्या कहते हैं, 2 परमाणुओं के बीच क्या कहते हैं, द्विआबंध कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, द्विआबंध क्यों कहते हैं 2 परमाणुओं के बीच, क्योंकि 2 परमाणु आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन का जो ऑक्सीजन का जो साझेदारी होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड जो 2 आपस में बनाता है संयुक्त आबंध, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की साझा होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझा होती है, या उसे क्या कहते हैं, कौन से बंधन द्वारा जुड़ता है, तो द्विआबंध बना लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि क्या अब आप जल में अणु को चित्रित कर सकते हैं। कह रहा है कि जल में आप अणु को चित्रित कर सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन के 1 परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच आबंध की प्रकृति को दर्शाया जाता है। इन अणुओं को एक आबंध या द्विआबंध है। आपको यह बताना है कि ये कह रहा है कि H2O का आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए, मतलब वाटर का, और उसमें इलेक्ट्रॉन आबंध को दर्शाइए। तो ये आपका होमवर्क है, H2O का बना के आप दर्शा के देखिएगा कि किसके किसके बीच डबल बॉन्ड है, किसके किसके बीच सिंगल, और कैसे बनता है। नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा आबंध होगा। नाइट्रोजन का द्विपरमाणुक अणु जो होगा, कह रहा है कि नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक मतलब 2 परमाणु मिलकर जो अणु बनाएगा, उसमें आबंध कैसा होगा। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना है, 7 है। सबसे पहले तो आपको 20 तक कम से कम परमाणु संख्या याद कर लेना है। इससे बहुत
क्वेश्चन बनता है और इजी क्वेश्चन रहता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही रेस से बाहर हैं। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना है? 7 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजन क्षमता क्या होगा? कह रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजन क्षमता क्या होगा? अष्टक प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन के प्रत्येक परमाणु के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक अणु में कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसे 2 परमाणु के बीच त्रिआबंध बनना कहते हैं। त्रिआबंध कहते हैं। आपको अगर क्वेश्चन ये बोल दे कि त्रिआबंध इनमें से किस यौगिक के बीच बन रहा है, आपको दे देगा क्या? हाइड्रोजन दे देगा, नाइट्रोजन दे देगा, ऑक्सीजन देगा। तो किसके बीच बन रहा है? नाइट्रोजन के बीच बन रहा है, क्योंकि 7 है। इसके 72 कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसे युग्म अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन 3 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसे 2 परमाणुओं के बीच त्रिआबंध का बनना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? 2 परमाणुओं के बीच त्रिआबंध का बनना कहते हैं। N2 की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना तथा इसके त्रिआबंध के चित्र बन, यही कह रहा है। नाइट्रोजन का ये देखिए डायग्राम देख लीजिए, इसमें त्रिआबंध है, ऑक्सीजन में द्विआबंध है और हाइड्रोजन में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे फिर अमोनिया वाला कह रहा है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है। अब हम मेथेन को देखते हैं, जो कार्बन की यौगिक हैं। अब हम लोग मीथेन को देखेंगे, जो क्या है? कार्बन का यौगिक है। ठीक है, अब तक हम लोग दूसरा यौगिक के बारे में पढ़े, अब मीथेन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कार्बन भी क्या कर रहा है? भाग ले रहा है। ईंधन के रूप में मीथेन का सर्वाधिक उपयोग होता है। यह बायोगैस एवं संपीड़ित नेचुरल सीएनजी का प्रमुख घटक है। ये पीआरटी का क्वेश्चन था कि बायोगैस, कल हम वीडियो भी बनाए हैं, देखिएगा कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो मीथेन है। मीथेन है, क्या है यहाँ? मीथेन है। मीथेन, बायोगैस और सीएनजी। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से बन जाए कि सीएनजी और बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है, तो मेथेन है। कौन सा है? मेथेन है, बायोगैस और सीएनजी का प्रमुख घटक। ये कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक है। ये सर्वाधिक यौगिकों में से एक सरल यौगिक है। जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोजन की संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं अभी। कार्बन चतुःसंयोजक है। कार्बन चतुःसंयोजक है क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है। क्योंकि इसके 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन के इन इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करता है। चित्र में दिखाया गया है। कह रहा है कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। 22वीं कक्षा में इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ड्वेट पूरा करने के लिए, 2 अणु हीलियम जैसा संरचना प्राप्त करने के लिए। तो ये क्या करेगा? इसका 4 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ जाएगा और सब अपना अपना 2-2 पूरा कर लेगा, और कार्बन सबके साथ मिलके क्या कर लेगा? अपना 8 पूरा कर लेगा। ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहते हैं। क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध। 2 परमाणु के बीच जब इलेक्ट्रॉन के साझेदारी होता है ना, एक युग्म की साझेदारी होता है, और उससे जो बनता है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बंधन बनता है, उसको किस तरह का बंधन हम लोग कहते हैं? सहसंयोजन बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजन बंधन कहते हैं। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है। इसके भीतर क्या होता है? प्रबल आबंध होता है, लेकिन इसका अंतराण्विक बल बहुत दुर्बल होता है। इसका अंतर आणविक बल, बाहरी तो ठीक रहता है, लेकिन अंतर अणुओं के बीच का जो बल है ना, वह क्या होता है? बहुत दुर्बल होता है। जिसके परिणाम क्या होता है? देखिए, जिसके फलस्वरूप यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। जहां आयनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक बहुत हाई होता है, वहीं आबंध जो सहसंयोजन आबंध के द्वारा यौगिक बनते हैं, उसके गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? कम होता है, निम्न होता है। अगर आपको क्वेश्चन ये बन जाए कि सहसंयोजन आबंध, सहसंयोजी आबंध के द्वारा बना हुआ यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे? निम्न होता है। इनमें से किसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, तो उसमें आप आयनिक यौगिक जहां पे रहेगा वहां पे टिक कर देंगे। आगे कह रहा है कि चूंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं, सामान्यतः तो ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। आवेशित कण बनते हैं, सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है, आवेशित कण बनते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है? ये इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से दूसरी जगह मूव नहीं ना हो पा रहा है फ्रीली, क्योंकि क्या होता है? सहसंयोजन आबंध बना हुआ रहता है। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन मूव ही ठीक से नहीं हो पाएगा तो कैसे उसमें विद्युत का चालक होगा? इसलिए क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।